व्यवसाय, कौशल, उद्यमिता, स्थानीय बाजार, इन सबको भी आपको फिर से पकड़ना होगा। यह हिंदुओं के लिए आर्थिक सतर्कता का समय है। स्थानीय बाजारों में संगठित कब्जे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और हिंदू समाज अपने ही व्यवसायों से तेजी से दूर होता जा रहा है। जब हिंदू युवा केवल सरकारी नौकरियों की तरफ दौड़ता है, तभी दूसरा समूह छोटे व्यापारों, फलों, सब्जियों, सेवाओं, रोजगार के हर कोने में जमकर पकड़ बना लेता है। यही आर्थिक असंतुलन आज सबसे बड़ा खतरा बन गया है। व्यापार जिहाद के तहत स्थानीय स्तर पर बाजार पर कब्जे की होड़ चल रही है और हिंदुओं को इसे युद्ध भूमि समझकर पुनः संगठित होना होगा। व्यवसाय की हर गली, हर चौक, हर मंडी में खाली जगह कभी नहीं रहती। अगर हिंदू पीछे हटेगा तो कोई ना कोई आगे आकर पूरा स्थान भर देगा। यह प्रकृति का नियम है। यह प्रकृति का नियम है, बाजार का सत्य है। आर्थिक क्षेत्र में निष्क्रियता से बड़ा कोई शत्रु नहीं है और हिंदुओं की यह निष्क्रियता आज सबसे बड़ा खतरा बन रही है, व्यापार जिहाद का कारण बन रही है। और आज इसी पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, परिचय भी आपसे कराएंगे। तो चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अवरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। अवरल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आशीष सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। शोएब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं। डॉक्टर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शोएब सिद्दीकी जी आपसे ही करना चाहूंगी। शोएब जी, जब आंकड़ा सामने आता है तो उस आंकड़े में ये सामने आता है कि गरीबी दर हिंदुओं की कम है मुसलमानों से भी। आप क्या वजह मानते हैं? क्या स्थानीय बाजारों पर मुसलमानों का कब्जा है? शोएब सिद्दीकी जी जवाब दीजिए। शोएब जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया उसे अनम्यूट करें। अब आवाज आ गई? आवाज आ रही है। आवाज आ रही है जी। बात जी, मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे एक मिनट का वक्त दे दीजिए। बिल्कुल 1 मिनट का वक्त है जी। बात कि हिंदुस्तान में आपने बताया कि हिंदू बहुत गरीब हो रहा है और मुसलमान बहुत अमीर हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, 1.5 अरब की आबादी में ज्यादातर जितने लोग घर हैं, जो खास करके इस तरह के दौरान जो हालात चल रहे हैं, तो उसमें एक शेर किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि अच्छा है हमसाए मेरे घर नहीं आते, अच्छा है फाकों की नुमाइश नहीं होती। आप देखिए, हिंदुस्तान में जो आप बता रही, मुसलमान बहुत आगे बढ़ रहा है, अल्लाह करे बढ़े। मैं आपको इस मामले में मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन 1947 के बाद जब मुल्क आजाद हुआ था, उस वक्त मुसलमान की सरकारी नौकरियों में कितने थे, आज पॉइंट पर भी नहीं रह गए। ये आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ। अगर आप कह रही हैं हिंदू भाई, हिंदू को मैंने हमेशा कहा कि वो मेरा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूँ। आप बताइए, अडानी कहाँ से गरीब है? आप बता दीजिए। मैं आप सवाल कर रहा हूँ। तो इस तरह की जो सस्ती शोहरत पाने के लिए जो आप बात इस तरह के मंदिराम पर टीवी पे डिबेटें होती हैं, आप बताइए हिंदू का मामला जहां पे अगर आप देख लें, अभी मैं अजमेर शरीफ गया था पिछले महीने, वहां पे सिर्फ 90% जो होटल थे मेरे हिंदू भाइयों के थे। कहां से गरीब हो गए? 10% मुसलमानों के थे। तो ये होता क्या है, देखिए मुसलमान जैसे 20% है, तो उसमें जो उनकी ग्राफ गिर रही है 18%, आप 80% है, तो आप 70% ले चल रहे, जाहिर सी बात हमसे ऊपर आप होंगे। लेकिन अगर आप ये कह दें कि हिंदू का ये मुल्क है, तो ऐसा नहीं है। ये मुल्क संविधान से चलता है और 1857 में जब मुल्क की आजादी की जंग छेड़ी गई थी, तो मेरे हिंदू भाइयों के साथ मुसलमानों ने भी ठीक है। शोएब सिद्दीकी जी, आपने जो बात कही उससे आपसे एक सवाल भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले ओपनिंग कमेंट लेंगे। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी बने हुए हैं। देखिए, हम अगर हिंदुओं की गरीबी दर की एक बात करते हैं, जब आंकड़ा सामने आता है तो 1.3% ये आंकड़ा निकलता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हिंदू अपने ही हुनर से पीछे होता जा रहा है? क्या हिंदू अपने ही स्थानीय व्यवसाय से पीछे होता जा रहा है? क्योंकि एक सरकारी नौकरी की होड़ भी हिंदुओं में देखी जाती है। यहाँ पर हिंदुओं की गलती भी ये मानी जाएगी। देखिए शिवांगी जी, सबसे बड़ी बात है, अभी शोएब जी ने कहा कि जो मुसलमान हैं वो गरीब हैं। भाई 600 वर्ष तक आपने शासन किया, फिर भी गरीब रह गए। आपके बादशाह जितने भी थे वो उन्होंने आपको गरीब रखा।
अब आप ये कहते हो भाई चार चार छः छः बच्चे हैं, उसके बावजूद भी आप कहते हो गरीब है, तो मुझे लगता नहीं कि आप गरीब हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को खूब लूटा और खूब आप लोगों को दिया और वक्फ बोर्ड की जमीन भी आपके पास खूब है, तो गरीब कहाँ से रह गए? मुझे तो नहीं लगता गरीब है। हिंदुओं की बात समझ में आती है कि हिंदू के साथ में तो आपको वो लगता है कि जो सवर्ण थे उन सवर्णों को आपने देखा है कि आरक्षण के तहत उनको कमजोर कर दिया। अब तो ब्राह्मण भी गरीब हो रहा है, क्षत्रिय भी गरीब होते जा रहे हैं, उनको रोजगार मिलता नहीं है, और जो वैसे हैं तो स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है आज कि हिंदुओं की बहुत दयनीय स्थिति है। यानी खाली देखने में टोपी और तिलक लगा रखा है हम लोगों ने, लेकिन स्थिति तो बड़ी खराब है, नाजुक स्थिति है। अब हम बड़ा मुश्किल है कि पंचर की दुकान खोलें, बड़ा मुश्किल है कि मीट की दुकान खोलें, और आप कह रहे हो कि अजमेर शरीफ के अंदर, मैं उज्जैन के अंदर बताता हूँ, उज्जैन के अंदर होटल गिन लो जाकर के, यानी 90% जो होटल हैं वो हिंदुओं के नाम पर रखे हुए हैं, लेकिन हैं मुसलमानों के। आप भोपाल में जाकर के देख लो, 80% होटल हैं वो नाम हिंदुओं के देवी देवताओं के रखे हुए हैं और वो हैं मुसलमानों के। तो कहीं पर भी देख लो, हैदराबाद देख लो, बेंगलोर देख लो, कलकत्ता देख लो, कहीं पर भी जाकर के देखो, सबसे ज्यादा होटलों और ढाबों के ऊपर जितनी भी मीट की दुकानें, मीट के ढाबे, सब सब मुसलमानों के हैं। तो आप गरीब हैं कहाँ? गरीब तो जानबूझ के बनते हैं। आप जब बच्चे ही पैदा इतने कर लोगे तो जानबूझ के आप गरीब शो करोगे अपने आप को। अगर आप लिमिटेशन में रहे तो मुझे लगता है कि मुसलमानों की दर तो अमीरी में बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगी। बड़े बड़े जो कि ये स्थानीय जो व्यवसाय है उस पर कब्जा किया गया है, सवाल का जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ अबरल मलिक जी भी बने हुए हैं। अबरल जी, जिस तरीके से आंकड़ा सामने आता है, अगर गरीबी दर निकाली जाती है तो हिंदुओं की ज्यादा गरीबी दर निकलती है, क्या वजह आप इसकी मानते हैं? क्या दशकों पुरानी कांग्रेस की तुष्टीकरण है ये? क्या वजह है कि हिंदू गरीब होता चला जा रहा है? जी, जवाब बिल्कुल निश्चित रूप से जहां तक विषय, बिल्कुल देखिए शिवांगी जी, जहां तक विषय कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का, मैं समझता हूँ वो तो निश्चित रूप से कारण है ही है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए, जो छोटे व्यापार की बात कर जाए, तो पूर्ण रूप से किसका एकाधिकार हो चुका है वो सबको मालूम है। और अगर मैं उदाहरण के साथ बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर की बात कर जाए, वैष्णो देवी की अगर बात की जाए, तो वहां जितने जो पूर्ण रूप से खच्चर वाले हैं और जो सारे एक तरीके से जो कुली हैं, पूर्ण रूप से वो ज्यादातर मुसलमान हैं, 80 to 90% मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। ये तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल फैक्ट है, इस चीज में तो किसी रूप में मैं समझता हूँ दो राय नहीं है। इस चीज को मैंने देखा है पर्टिकुलरली। तो अगर बात कर ली जाए छोटे व्यापार की, छोटे उद्योगों की और छोटे कार्यों की, तो पूर्ण रूप से सब किसके कब्जे में है ये भी सबको मालूम है। अब उसके साथ साथ अगर बात कर जाए कांग्रेस पार्टी की, तो मैं समझता हूं जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, इस आधार की राजनीति पे अगर चलेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। इसमें कोई किसी रूप में दो राय नहीं है। इस चीज को इन्हें जान लेना चाहिए। और इस देश में किसकी 60 साल सरकार रही वो भी सबको मालूम है कि 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। अगर किसी रूप में कोई त्रुटि रही और 2014 तक अगर दिखाया जाता है कि भाई ये त्रुटियां रही, तो निश्चित रूप से जिसकी सरकार रही उसकी जिम्मेदारी रही है। और जिसकी सरकार किसकी रही, वो कांग्रेस की रही। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस की जिम्मेदारी है, इससे कांग्रेस पार्टी नहीं भाग सकती है। इस चीज को स्पष्ट रूप से लेना चाहिए। सैनी जी, 60 साल तक कांग्रेस का राज भारत देश में रहा है। 60 सालों में कांग्रेस पार्टी ने छोटे कामगारों के लिए, छोटे व्यवसायों के लिए, हिंदू व्यवसायी के लिए क्या काम किया है? कौन सी नीति पार्टी की तरफ से लाई गई है? क्योंकि आप पर एक आरोप लगता रहा है वोट बैंक की राजनीति। क्या फिर सिर्फ कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति ही की है, या फिर हिंदुओं के लिए व्यवसायों में क्या नीति अपनाई है? एक मिनट शांत, एक मिनट। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा वही बात बोलती थी जो एच.एस. रावत जी ने कहा, जो अबरल मलिक जी ने कहा, यही हम कह रहे थे कि ये देश अगर चल रहा है तो ठीक चल रहा था आराम से। हिंदू भी आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे थे और मुसलमान भी कोई बहुत अधिक तरक्की नहीं कर पा रहे थे। कांग्रेस के शासन में तो यही चल रहा था। लेकिन अचानक से 2014 में मोदी जी की सरकार आई, मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति बढ़िया हो गई, हिंदुओं की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। बीजेपी में 2 प्रकोष्ठ हैं, एक बलवा प्रकोष्ठ, एक ठलवा प्रकोष्ठ। बलवा प्रकोष्ठ क्या करता है कि वो यहाँ वहां कभी मस्जिदों के आगे दंगा करेगा, कभी उन्हें कहीं और जाकर कहीं हनुमान चालीसा पढ़नी है, कहीं कुछ पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो किसी यूनिवर्सिटी में उन्हें करनी नहीं है। अब दूसरा है ठलवा प्रकोष्ठ। कोई मुद्रा लोन का डिफाल्टर है, कोई हाई स्कूल फेल है,
कोई 8वीं फेल है, ये सब लोग अब बीजेपी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण बहुमत की बढ़िया सरकार इस देश में बनाने के लिए मिली। आज सवाल ये हो रहा है कि एक रिसर्च एक प्रकाशित हुई है एक पुस्तक के रूप में। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की आर्थिक दर बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही है। हिंदुओं की इसलिए नहीं घट रही कि हिंदू सरकारी नौकरी की तरफ जा रहा है, या हिंदू बड़े कारोबार की तरफ जा रहा है, या हिंदू जो है बहुत सारे काम नहीं कर पा रहा। ये इसलिए है कि 32% लोग आबादी के क्षेत्र में जो जवान लोग काम करने की कैपेसिटी के लोग हैं, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के गुण गा रहे हैं और वैसे उसी आत्ममुक्ता के दौर में जी रहे हैं। मुसलमान काम करने में, हुनर में, सक्षम है, मजबूत है। मोदी जी ने सबसे अच्छा काम किया था, मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी। जो 10%, 20%, 50% मुसलमान इधर उधर गुंडागर्दी करते थे, आवारागर्दी करते थे, उनके भी 2-2 फट्टे लगवा दिए, तो आज वो अपने काम पे लग गए। और समस्या हिंदुओं के साथ आ गई। किसी हिंदू को पढ़ने के लिए कह दो अरे तो पढ़ने को सैनी जी, तैयार तो नहीं बात मैंने आपसे ये पूछी थी कि 60 सालों में आपकी सरकार ने क्या किया। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। आपने 2014 के बाद, क्योंकि ये डेटा अभी का नहीं है, आपने बीजेपी पार्टी पर बिल्कुल आप आरोप लगाइए, आप बिल्कुल आरोप लगाइए, लेकिन आप अपनी बात भी तो पूरी तरह से रखेंगे ना कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। चलिए अगर आपने कहा ना वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने की, तो कांग्रेस को तो 100% वोट बैंक की राजनीति करती है। तो कांग्रेस ने तो के राज्य में तो हिंदुओं ने भी तरक्की की, मुसलमान ने तरक्की की, और जैन, सिख, बौद्ध या ईसाई सबने तरक्की की है। अब इनकी सरकार आई है जो केवल 80% हिंदुओं की सरकार है, जिन्होंने 80 और 20 की बात की, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की। और ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनाया कि डॉलर की कीमत 90 रुपए पार करने जा रही है और कुतर के दे रहे हैं कि डॉलर में सब्जी थोड़ी ना खरीदते हैं। तो जो लोग इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि यदि देश के बहुसंख्यक 80% हिंदुओं की यदि आय के स्रोत घटते हैं, उनकी सीमा घट रही है, तो ये वास्तव में उनके लिए एक बात है। क्योंकि आज वो जो लोग 2 लाख रुपए की सैलरी पे काम कर रहे थे, आज वो 80,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं। जो 1 लाख रुपए की सैलरी पर काम करते थे, आज वो 25,000 रुपए में काम कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अविरल जी इस बात का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है जिस तरीके से कि जो 1 लाख की सैलरी थी वो 80,000 में काम कर रहे हैं। बहुसंख्यक, ठीक है, बहुसंख्यक हिंदू हैं, लेकिन कहीं ना मुझे अविरल जी जवाब दीजिए। शोएब जी आपके पास भी वापस आएंगे। अविरल जी जवाब दीजिए इस बात का। तो देखिए, जहां तक विषय है एक तरीके से हमारी केंद्र सरकार का, हमारी राज्य सरकारों का, तो निश्चित रूप से जहां तक एक तरीके से रोजगार को बढ़ावा देने का विषय है, उस संबंध में पूर्ण रूप से कार्य किया जाता है। और जहां तक पर्टिकुलर आज का जो विषय है उस पर बात की जाए तो शायद अच्छा रहेगा। आज का विषय पूर्ण रूप से व्यापार जिहाद पे एक तरीके से बेस्ड है। तो अगर व्यापार जिहाद की बात करी जाए तो मैं समझता हूँ जिहाद किसी प्रकार का हो वो पूर्ण रूप से एक तरीके से गलत है। और जो लोग जिहाद का समर्थन करते हैं वो कम से कम ये बता दें, मेरी जानने की उत्सुकता है कि सर तन से जुदा के जो नारे लगाए जाते हैं ये किस जिहाद और किस प्रकार के तहत हैं। तो मुस्लिम स्कॉलर साहब यहाँ मौजूद हैं, वो बता बिल्कुल शोएब जी से इस बात का जवाब लेंगे। शोएब जी वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। UP on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का, आप सभी पैनलिस्ट का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सीधा वापस लौटेंगे शोएब जी के पास। शोएब जी, जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे थे, आपने एक बात कही थी, जब मैंने कहा कि सरकारी नौकरी की बात कही तो आपने कहा कि मुस्लिम वर्ग से कोई भी लोग बता दीजिए जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पढ़े लिखे। देखिए, जब मुस्लिम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो वो शिक्षा लेते हैं कि बम कैसे बनाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आज का जो हमारा मुद्दा है, हम जिस पर बात कर रहे हैं, व्यापार जिहाद पर हम बात कर रहे हैं। आप बताइए, हिंदुओं का जो व्यवसाय है, छोटा जो व्यवसाय है, चाहे फल बेचने का व्यवसाय हो, चाहे फुटपाथ का व्यवसाय हो, चाहे फेरी लगाने का व्यवसाय हो, चाहे नाई का व्यवसाय, उस सारे व्यवसायों पर आपने कब्जा कर लिया है। धर्मगुरु हमारे साथ है, उन्होंने बोला आप उज्जैन चले जाइए, जो ढाबा है हिंदुओं के नाम पर, अंदर अगर आप देखेंगे तो मुसलमान का ढाबा है, मीट वहां पर है। तो कब्जा तो आप लोगों ने किया है ना, इस बात का जवाब शोएब जी जवाब दीजिए। देखिए शिवानी जी, मैं इस शर्त जवाब दूंगा कि कम से कम उसको भी में टोकिएगा नहीं। और बहुत हमें अच्छा लगता है कि जब एंकर पार्टी बन जाता है, एंकर तो पार्टी खुदा का नहीं शुक्र बनता है, है। वही बात होती है। सुनिए, चलिए ठीक है, बात पूरी करिए, गलत बात नहीं, लेकिन बात पूरी करिए। नहीं, देखिए आप पूरी, आप एंकर किस अंदाज से आप बोल लिया, बताइए। आपने पूरी हम पे हमला कर दिया। वहां पे मसला ये कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अभी रावत भाई हमारे बड़े भाई हैं, धर्मगुरु, मैंने हमेशा सम्मान क्या करता रहूंगा। अभी उन्होंने कहा कि मुसलमान के 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, तो आप बताइए, लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे थे, क्या मुसलमान थे? नरसिम्हा राव के 11 बच्चे। हाँ, पर हम बात करने जाएंगे ना, तो न जाने कितना समय हमें लग जाएगा शोएब जी। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि हिंदुओं ने कब्जा कर लिया सरकारी नौकरी पर, तो आप ये बताइए कि ऐसे कितने व्यवसाय हैं जिस पर आपने कब्जा किया है। नाई का व्यवसाय है, हिंदुओं का व्यवसाय, जिस पर कब्जा करके आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए, आपने कहा हिंदू को मैं नाम ही नहीं लिया, पहली बार हिंदू कब्जा कर रखा। मुसलमान कहाँ पर है? मैं अपना दर्द भी ना बताऊं, वतन पे जख्म में कैसा, ये पूछते ही नहीं, हमारे हाथ में तलवार देखने वाले। अरे मैं अपनी रोना रो रहा हूं, इनको हिंदू भाई में राम है, मैं कह रहा हूँ, आपको चैनल से कह रहा हूँ राम है, मैं लक्ष्मण उनका, आप लक्ष्मण मानिए तो मैंने आपको राम मान लिया। मुसलमान कहाँ पर है? सफे हस्ती बताइए आप, मुसलमान कहाँ बताइए आप? सागा कशी का आलम है, मैंने आपसे पहले कहा। और हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, मेरा हिंदू भाई परेशान है। और आप देखिएगा ये धीरे धीरे मामला एक मंदिर हिंदू भाई किससे परेशान है? हिंदू भाई आपसे परेशान है। आप हिंदुओं का नाम लेके अपना व्यापार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ये भी जांच बैठाई है कि ना जाने ऐसी कितनी दुकानें, कितने ढाबे हैं जहां पर मुसलमान लोग हिंदुओं के नाम का इस्तेमाल करके ढाबा और दुकानें चला रहे हैं। क्यों आपको हिंदुओं के नाम की जरूरत पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? क्यों हाथ में कलावा और माथे पर टीका लगा के हिंदू बेटियों को फंसा रहे हैं? क्यों पड़ रही है जरूरत? अगर आप इतनी बात कर रहे हैं तो आप इस बात का भी जवाब दीजिए। अब सुन लिए, कितने औरतें पकड़ी गई जो नकाब पहनी थी, बाद में गैर मुस्लिम निकली। अजमेर शरीफ में 90% हिंदू भाई जो होटल खोले हुए हैं ना, वो अजमेर शरीफ, ख्वारा गजी नवाज लिखे हुए, और हिंदू भाई, तो मना कर देंगे? देखिए होता क्या है, अगर सुबह आपको देखनी है तो रात से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको खुशी का लम्हा सुकून से गुजारना है तो आपको तकलीफ झेलना पड़ेगी। तो हमने इस मुल्क में, मैंने हमेशा एक बात कही, रावत जी हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, कि जिस मुसलमान को जाना था वो चला गया। जिस मुसलमान को अपने वतन से मोहब्बत थी, शोएब सिद्दीकी की तरह, वो यही मौजूद था। अगर आपका हक है तो इस मुल्क में मेरा भी हक है। सिद्दीकी जी, आपको वतन से मोहब्बत है, लेकिन कई लोग जो हैं उनको वतन से मोहब्बत नहीं है। आपके ही समाज के लोग हैं, ठीक है। एच.एस. रावत जी इस बात का जवाब देंगे। हर बिरादरी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब मुझे माजरत दिए, मेरा एक प्रोग्राम है। थैंक यू। एच.एस. रावत जी, धर्मगुरु हमारे साथ हैं। जिस तरीके से इन्होंने बात कही कि आप अजमेर जाएंगे तो वहां पर हिंदू अपने नाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं व्यापार जिहाद की। आज भी कई ऐसे व्यापार हैं जिस पर इन लोगों ने जो है अपना कब्जा करके रखा है। नाई जो हिंदुओं का व्यापार है, शुरू से हिंदुओं का जो व्यापार रहा है, उस पर इन्होंने कब्जा करके रखा है। आपसे इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण लोगों की जिंदगी बदल रही है। यह योजना गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक घर देने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका भी दे रही है। इस योजना के तहत अब तक 3,73,000 से ज्यादा घरों का आवंटन किया गया है। इनमें से लगभग 91% यानी 3,40,000 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। हर लाभार्थी को एक घर बनाने के लिए वित्तीय
वित्तीय सहायता दी जा रही है। पहले हमारा बहुत ऐसा मकान टूटा फूटा था, टपकता था। सरकार को बहुत धन्यवाद, पक्का मकान करा दिया। हम बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। इस योजना में विशेष प्राथमिकता वंचित वर्गों, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों और महिलाओं को दी जा रही है। इस योजना से अब हर गरीब और वंचित परिवार को अपना पक्का घर मिल रहा है, जो सम्मान, सुरक्षा और नई शुरुआत की पहचान बन चुका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का, आप सभी पैनलिस्ट का चर्चा में बहुत स्वागत। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब। सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी आप जो टोकरी उठाने वाले लोग हैं वो सारे मुसलमान हैं, जितनी भी कसाई की दुकान है वो सारे मुसलमान हैं, उस पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जितने भी रिक्शे वाले हैं नहीं, किन्होंने कब्जा किया हुआ है? आपको मीट खाना है क्या? मंडी वाले हैं, आपको मीट खाना है क्या, ये बताओ पहले। मंडी के अंदर आपको मीट खाना है क्या? उन सब पर इनका मीट खाना है क्या? सैनी जी, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप सुन तो लीजिए। नहीं, आप मेरा सवाल लीजिए पहले बीच में। इनको मीट खाना है क्या? ये एच.एस. रावत बैठे हुए धर्म के ठेकेदार, इनको मीट खाना है तो बताइए, जो इनको दिक्कत हो रही है। दिमाग को दिक्कत हो रही है, मेरे बोलने का दिक्कत। आपको मीट खाना है क्या, पहले ये बताइए। 25 करोड़ मुसलमान और 25 सवाल पूछ रहा हूँ, आपको मीट खाना है तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? वहाँ हिंदू तो जाएगा नहीं, धर्म के श्रम करने वाले लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। आप हिंदू धर्म में जो श्रम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मुझे बताइए ना, क्या खटीक समुदाय के लोगों के साथ, वाल्मीकि समुदाय के लोगों के साथ आप बैठ के चाय पीना पसंद करेंगे? सवाल करिए थोड़ा सा, प्रवक्ता के तौर पर बैठे हो आप कोई मुसलमान के तौर पर नहीं बैठे, प्रवक्ता के तौर पर बैठे। पूरी इस बुद्धि को तकलीफ करो, मोटी बुद्धि से काम नहीं चलता। मेरे कहने का तात्पर्य था कि 25 करोड़ मुसलमान हैं, ये सारे मीट खाते हैं और मीट की दुकान उनका रेवेन्यू तो उन्हीं के पास जा रहा है ना, तो पैसा उनके पास बढ़ रहा है। हिंदू नहीं खाता। उस मोटी बुद्धि को कम इस्तेमाल करो, थोड़े समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कि जितने भी पल्लेदार है आजादपुर मंडी के अंदर, जितनी भी मंडी है, वहाँ सब पर इनका कब्जा है। जितने भी फ्रूट की दुकान है वहाँ इनका सबका कब्जा है, सब्जी की दुकान है वहाँ इनका कब्जा है। मैंने इसलिए कहा है। और मीट वाली बात पे जो आप कह रहे हो ना, सुन लो पहले, फिर एक बार सुन लो, क्या पता आपको दोबारा ना बोलना पड़े। अगर दोबारा बोलोगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी और कांग्रेस की बेइज्जती होगी। मैंने ये कहा है कि 25 करोड़ मुसलमान, इनकी मीट की दुकान है, इन पे हिंदू नहीं जाता, वो कोई वहाँ पर झटके का हलाल का उसका चक्कर नहीं रहता, इसलिए वो मुसलमान ही खाएंगे। तो उनका तो रेवेन्यू बढ़ाना, उनका रेवेन्यू तो बढ़ाना, उस बात को मैं कह रहा था। मैं खाने की बात नहीं कर रहा था। अपने दिमाग को थोड़ा सा शार्प करो। ये टीवी की डिबेट है, टीवी की डिबेट में बैठोगे ना तो नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी। बोलेंगे कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा रखा है, इनको बोलने आपको आप ना अपने दिमाग को थोड़ा शार्प करिए। मेरा कहने का मतलब था कि जितने भी चारपाई बुट्टी वाले सब्जी में फेरी लगाने। सैनी जी बहुत अचंभित है कि आपको अपनी पार्टी के लिए बात करना चाहिए, लेकिन आप मुसलमानों के पक्ष में बात कर रहे हैं। हालांकि कोई बात नहीं, आप मजबूर भी हैं। अवरल मलिक जी, ठीक है, आपसे जवाब लेंगे, अवरल मलिक जी, ये जो व्यापार जिहाद देश में बढ़ रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार कौन सी नीतियां अपना रही है कि इसको कम किया जाए? क्योंकि बात हिंदुओं की है, किस तरीके से काम कर रही है सरकार? जी नहीं, निश्चित रूप से हम संविधान के आधार पर काम करते हैं और इक्वालिटी की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के हम लोग हैं। और निश्चित रूप से इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी प्रकार से एक बार नीति बनाई आपने। आप सवाल का जवाब दीजिए, ये प्रवचन मत दीजिए यहाँ पर। अवरल जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आशीष सैनी जी, आपसे सवाल रहेगा। जिस तरीके उनकी आवाज नहीं आ रही, उनसे भी हम पूरा जवाब लेंगे। आशीष सैनी जी, जब देश में व्यापार जिहाद बढ़ता है, जब छोटे व्यापारियों पर कब्जा किया जाता है, हिंदुओं की गरीबी की जो दर है वो बढ़ती है, ये किसकी देन है? ये क्यों बढ़ रहा है? किनकी नीतियों की देन है? क्या कहेंगे आशीष जी, जवाब दीजिए। ये जो मेरे साथ दो पैनलिस्ट हैं, एक भाजपा में है और एक ने भगवा कपड़ा पहन के धर्म का ठेकेदार बन गए। इन दो लोगों की वजह से बढ़ रहा है, हिंदुओं का कारोबार घट रहा है, क्योंकि ये दो लोग होगा विनाश, आधा तो विनाश हो चुका है। आपको कोई कफन डालने वाला नहीं होगा सैनी साहब।
आप अगर भगवे कपड़ा का इसी प्रकार से बेइज्जती कर रहे थे ना, तो कांग्रेस आशीष जी केवल आप भी हिंदू ही है, इतना सम्मान तो रखिए, इतना सम्मान तो रखिए। पार्टी की उसमें इतना मत जाइए कि सम्मान की जो मर्यादा है उसको आप भूल जाएं। आशीष सैनी जी, आप कह रहे हैं कि इन दोनों की वजह से बढ़ रहा है। 60 सालों में कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए क्या किया? हिंदुओं के लिए कौन सी नीति लाई है कांग्रेस? तुम्हारा वो विनाश होगा कि तुम एक वोट के लिए तरस जाओगे। इन्होंने देश के हिंदुओं को कमजोर करने का काम किया है। ये दोनों तरह के लोग वास्तव में दुश्मन है, हिंदुओं के दुश्मन है। इन्होंने जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, तुम्हारा वो हाल होने, वो भी आज भी भगवान की बेइज्जती करोगे। काम करने। अरे आशीष जी ठीक है, आप कह रहे हैं इन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु पर आप आरोप लगा रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, 60 सालों में कांग्रेस कौन सी योजनाएं लाई है हिंदू उद्यमियों के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदू व्यवसाय के लिए? कौन सी योजनाएं बताइए, जवाब दीजिए, नंबर से जवाब दीजिएगा। 1 2 3 4 ऐसे जवाब दीजिए। कितनी योजनाएं 60 सालों में कांग्रेस पार्टी ने लाई हिंदुओं के लिए? कांग्रेस पार्टी ने देश के युवाओं को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कहीं IIT बनाई, IIM बनाए, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, छोटे छोटे स्कूल गांव-गांव में खोले। ये काम कांग्रेस ने किया। आज कांग्रेस के जमाने के लोग पूरी दुनिया के 140 देशों में कारोबार भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले 2014 से ये दो तरह के लोग, ये ठलवे और बलवे वाले लोग, इन्होंने हिंदुओं को कमजोर करने का काम किया। हिंदुओं को कमजोर और आपकी पार्टी के लोग जब अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो राहुल गांधी पहुंचते नहीं है, कार्ड पहुंचाया जाता है। आप जिस भगवा का अपमान कर रहे हैं, आपकी ही पार्टी के नेता, जिस राम मंदिर का आपने भी मुझे लगता है इंतजार किया हो, आपने ना किया हो, आपके पिताजी ने किया होगा, 500 वर्षों का हिंदुओं का इंतजार है, उसमें भी राहुल गांधी नहीं पहुंचते हैं। आपका कष्ट समझ रहा हूँ, मैं आपकी बीमारी समझ रहा हूँ। बीमारी मत समझिए, आप अपना दर्द समझिए, आप अपनी पार्टी का दर्द समझिए। मेरी छोड़िए, आप मेरी छोड़िए, मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी उस बात का जवाब दीजिए। आप जो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया है, सक्षम बनाया है युवाओं के लिए, अरे तो तब उन्हीं हिंदुओं का जब मंदिर बनाया जाता है तो क्यों नहीं जाते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी दर्शन करने के लिए? क्यों उस निमंत्रण पत्र को ठुकराया जाता है? नहीं, आप बताइए ना, देश के युवाओं को राम मंदिर पर मोदी का भाषण सुनने के लिए भेजना है या किसी बड़े संस्थान में एक अच्छा कारोबारी बनने के लिए भेजना है? आप बताइए ना, आप बताइए कि क्या भेजना चाहते हैं आप खुद यहाँ पर एंकर बनी है, पढ़ाई लिखाई करी है, पढ़ाई लिखाई करके आई, पढ़ाई लिखाई करके भी बनी हूँ और धर्म में विश्वास भी रखती हूँ, अयोध्या के राम मंदिर में भी गई हूँ आशीष सैनी जी। और आज अगर आप सोशल मीडिया चलाते होंगे और आपके घर में युवा होंगे, उनसे आप पूछना कि हर घर का युवा धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, लौकिक पढ़ाई से लेकर धार्मिक पढ़ाई भी। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि सिर्फ लौकिक पढ़ाई करने से ही सब नहीं होता है। अगर सारे युवा लौकिक पढ़ाई करने से ही सब नहीं होता है। आप भी सुबह उठकर पूजा पाठ तो करते होंगे, या पूजा पाठ आप नहीं करते हैं? मुझे लग रहा है कि आप शायद नहीं करते होंगे, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है आप सुबह उठ के नहीं करते हैं, भगवान के दर्शन आपके लिए जरूरी नहीं है। लगता है बीमार है आप, मजबूरी है आपकी जो सुन नहीं सकती। मैं जैसे बोलना शुरू करता हूँ तुरंत बीमारी की तरह बोलना शुरू कर देती हैं। अपने शब्दों का ख्याल रखिए, बीमारी मुझे नहीं है, बीमारी आपको है मुसलमानों के पक्ष में बात करने की, क्योंकि वोट बैंक आपका चल रहा है, वोट बैंक आपका चल रहा है, बीमारी आपको है। चलिए ठीक है, ठीक है, समय का अभाव है, चर्चा को यही रोकेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी ने हमें समय दिया, आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के रण क्षेत्र में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जनजातीय समाज का पूरा मान सम्मान कर रही है मोदी सरकार। आदिवासी भाई बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए लागू किया है PM जनमन योजना एवं धरती आबा उत्कर्ष ग्राम अभियान। मैं भी जनजातीय समाज से हूँ। मैं ये निसंकोच रूप से कह सकता हूँ कि इसमें जनजातीय समाज का मान सम्मान बहुत बढ़ा है। एक तो जो देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का जो पद है,
आज हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये विराजमान है। अब इससे और बड़ा सौभाग्य जनजातीय समाज के लिए और क्या हो सकता है। आज जो जनजातीय समाज है वैसे तो सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, लेकिन धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। 80,000 करोड़ बजट का ये है और इसमें जो ट्राइबल बाहुल गांव हैं ऐसे 6,691 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के इस योजना में शामिल हैं और वहां पर किसी भी तरह से विकास का काम अटके नहीं, इसलिए ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में प्रावधान है। उसी तरह से विशेष पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबुजमाड़िया, जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं जो दूरस्थ जंगलों में रहते हैं, इनके लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है और इनके लिए 32,000 आवास की स्वीकृति पीएम जनमन योजना में हुई है और उनके बसाहटों में आज सड़क, बिजली, पानी। भीड़ उमड़ पड़ी। सभी पवित्र पादुकाओं के दर्शन के लिए उत्साहित दिखाई दिए। वास्तव में सुबह से ही भक्तों की निष्ठा और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला और शाम तक यह उत्साह कम नहीं हुआ। दरअसल इस पावन अवसर पर शिरडी मंदिर के सीईओ गौरकशा गड़ेलकर, शिवसेना शिरडी के नेता कमलाकर कोटी और शिरडी ग्राम से आए कई प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने भक्तों के साथ संवाद किया और आयोजन का मार्गदर्शन किया। लखनऊ में इस भव्य स्वागत की पूरी व्यवस्था राजेश अरोड़ा और आनंद कुमार ने संभाली है, जिन्होंने पादुकाओं के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए। साईं भक्तों का मानना है कि इन पवित्र चरण पादुकाओं के दर्शन मात्र से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस अवसर पर यूपी के कोने कोने से लोग दर्शन के लिए लखनऊ पहुंचे, जिससे आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं का उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। भव्य स्वागत के बाद अब ये पवित्र पादुकाएं अगले चरण के दर्शन कार्यक्रमों के लिए बाराबंकी और फिर कानपुर भेजी जाएंगी। प्रत्येक स्थान पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि सभी भक्त सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से दर्शन कर सकें। ये सीईओ साहब, आईएएस सीनियर अधिकारी जो आए हैं, जिस तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला है, बाबा के संस्थान को संभाला है, घर घर जाके वो काम करते हैं। जो इनका एक मात है, जो कर्मचारी कार्य करता है वो कार्य करता है, किसी पे डिपेंड ना करके सबसे पहले परिवार को छोड़ के आना, जगह का इंस्पेक्शन करना, कैसी जगह है, तंग जगह है, और कोई गलती देखते हैं, कोई अरेंजमेंट ठीक नहीं तो उसको समझाते भी हैं कि तुम्हारा अरेंजमेंट ठीक नहीं है और आइंदा से अगर अरेंजमेंट तुम्हारा ठीक नहीं हुआ तो हमें। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2027 में होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को दी मंजूरी। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी रहे मौजूद। भाजपा सांसद रामवीर सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा रेखा गुप्ता सरकार भर रही गड्ढे, केजरीवाल उकसा रहे किसान। बीजेपी सांसद किरण चौधरी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा वंदे मातरम पर बहस में कांग्रेस की बोलती बंद, तथ्य नहीं इसलिए घबराहट।
पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बयान, कहा ममता चाहे कुछ भी कर ले, बंगाल में एसआईआर होकर रहेगा। लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का तीखा प्रहार, कहा तमिलनाडु को बताया एंटी सनातन का गढ़, मंदिर जाने पर भी रोक। सीएम रेखा गुप्ता का बयान, सरलीकृत नियमों से हर पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी, दिल्ली सरकार ने 1984 दंगों की पीड़ितों को दी राहत। राज्यवर्धन राठौर का स्टार्टअप एक्सपो में बड़ा संदेश, मजबूत भारत के लिए नवाचार ही असली इंजन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल को अर्पित किया अंतिम श्रद्धांजलि। सिंगरेनी फंड के दुरुपयोग पर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने केंद्र से किया आग्रह, 3 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश। अहमदाबाद में भारत कूल का दूसरा संस्करण आयोजित, सीएम भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने लिया हिस्सा। मणिपुर में शांति और मेलजोल का आह्वान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी समुदायों से साथ मिलकर रहने की अपील की। गुजरात की उमरगाम में प्लास्टिक ग्रैन्यूल यूनिट में भीषण आग, दमकल और पुलिस टीम ने काबू पाने के लिए कड़ी कोशिशें की। गोवा पुलिस ने लुट्रा ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर को हिरासत में लिया, कस्टडी में अस्वस्थ होने पर मेडिकल जांच के लिए रवाना। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान, कहा पिछले 2 वर्षों में सरकार ने किया ऐतिहासिक विकास कार्य। तमिलनाडु में वन्यार समाज ने किया जोरदार प्रदर्शन, 10.5% आरक्षण और जाति आधारित जनगणना की मांग। हापुड़ में किशोरी से कुकर्म का आरोप, फरार आरोपी हाजी अकील को पुलिस ने हाइड्रा चौराहा से किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में नया ट्रैफिक मॉडल लॉन्च, आधुनिक यातायात बूथ, रियल टाइम मॉनिटरिंग और त्वरित कार्रवाई की सुविधा। सहारनपुर में ईडी की बड़ी छापेमारी, कोडीन युक्त कफ सिरप केस में अब तक 8 लोग गिरफ्तार। बंदायूं में कादर चौक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 16.5 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, दूसरे आरोपी इस्लाम की तलाश जारी। मुरादाबाद में शादी हॉल में दबंगों की फुल ऑन गुंडई, कुर्सियों से हुई भारी मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा बरेली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, डंपर से कुचलकर बीएलओ शिक्षिका की गई जान, गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर किए जाम। उन्नाव में एसआईआर सर्वे मीटिंग में बवाल, प्रधानपति और बीजेपी मंडल अध्यक्ष में जमकर मारपीट, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में बिस्टक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 गुने पैसे का लालच देकर लाखों ठगने वाला गिरोह धराया। बुलंदशहर में पुलिस ने चोर गिरोह पकड़ा, जिहादी ताज मोहम्मद के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश गिरफ्तार, जिहादी अस्पताल में भर्ती। असम में नए एसीए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन, सैंके तुलाराम पवेलियन रखा गया स्टेडियम का नाम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, असम में वोट पैसों से नहीं, विचारधारा और सोच से तय होते, मुस्लिम वोट प्रभावित नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास से फर्जी युवक गिरफ्तार, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर कर रहा था फ्रॉड। राजस्थान के बहरोड में पुलिस ने 3 वांछित अपराधियों को किया गिरफ्तार, प्रत्येक पर 50,000 रुपए का था इनाम। डीडीए ने सैनिक फॉर्म इलाके में अतिक्रमण हटाए, एक बंगले का ध्वस्तीकरण कर कानून का दिया संदेश। गोवा के बाद अब ओडिशा के नाइट क्लब में भीषण आग, भुवनेश्वर में दिखा धुएं का गुब्बार। बाराबंकी में सीएम योगी ने किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन की शुरुआत की, किसानों के उत्थान को मिली नई दिशा। बाराबंकी में सीएम योगी ने किसान पाठशाला में कहा, कम लागत अधिक उत्पादन से किसानों को खुशहाल बनाना सरकार की प्राथमिकता। 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों को मिला सहारा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्रितों को नियुक्ति पत्र देकर राहत दी। वलसाड में औरंगा नदी पर बन रहा नया पुल अचानक ढहा, हादसे में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। इटावा में ब्लैकमेलिंग से तंग युवक ने घर से दूर प्लॉट में फांसी लगाकर दी जान, 2 भाइयों पर केस दर्ज। शामली में 1.25 लाख रुपए की चरस सहित तस्कर गिरफ्तार, चोरी की बाइक मिली, पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत की कार्रवाई।
भारत का सागर बंधु अभियान जारी। साइक्लोन दितवाहा से प्रभावित श्रीलंका में राहत कार्यों के लिए भारतीय सेना की 48 सदस्यीय इंजीनियर टास्क फोर्स रवाना। इंडिगो के 4 फ्लाइट इंस्पेक्टर निलंबित। एक दिन पहले हुई थी सीईओ एल्वर्स की पेशी। पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर की बात। दोनों देशों के संबंध बेहतर करने पर चर्चा। इस साल दोनों की 6ठी बार हुई बातचीत। वेनेजुएला के जहाज पर उतरी ट्रंप की सेना, पल भर में किया कब्जा। यूएन में भारत ने पाक को फिर धोया। अफगानिस्तान में निर्दोष बच्चों महिलाओं की हत्या का आरोप।